सेटल्ड लाइफ, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। अब हम देखते हैं कि जो प्रिमिटिव मैन का जीवन था वो किस तरह से सेटल्ड लाइफ यानी कि स्थायी जीवन की तरफ और आगे किस तरह से बढ़ता है, और उसके बाद उनके फूड यानी कि उनका जो भोजन था, उसके अलावा शेल्टर यानी कि जो उनका आवास या निवास स्थान हुआ करता था, और क्लोथिंग यानी कि जो उनके वस्त्र या जो पहनावे हुआ करते थे, उसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अर्ली लाइफ एंड पेस्टोरल एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म्ड प्रिमिटिव मेंस लाइफ इनटू सेटल्ड लाइफ। तो आदि मानव के शुरुआती जीवन में जो कृषि यानी कि खेती की शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो पेस्टोरल एक्टिविटी यानी कि जो पशुपालन की प्रवृत्ति वो किया करते थे, वो कई सारे पालतू जानवरों को पाला भी करते थे। तो उनकी इस खेती और पशुपालन की प्रवृत्ति ने आदि मानव के भटकते हुए जीवन को स्थायी जीवन में बदल दिया। वी नो दैट एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर क्रॉप्स टू ग्रो, इट नीड्स वाटर एंड क्रॉप्स हैव टू बी हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन्स आर रेडी। तो हम सब जानते हैं कि जो खेती की जमीन होती है उसको छोड़कर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि उसमें फसल उगने में कुछ समय लगता है। अगर हम लोग कहीं पर खेती करते हैं तो बीज को बोने के बाद हम वहां पर उसे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि जो क्रॉप्स यानी कि जो फसल होती है उसको उगने में कुछ समय लगता है। उसके अलावा उसे बीच में पानी की जरूरत भी पड़ती है। हमें क्रॉप्स को, फसल को पानी देते रहना पड़ता है। और उसके बाद जब अनाज तैयार हो जाता है, ग्रेन जब रेडी हो जाता है, तो उसके बाद उसको हार्वेस्ट भी करना पड़ता है। हार्वेस्ट करना यानी कि जो फसल को काटना होता है। दिस प्रोसेस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द सेटल्ड लाइफ इन इंडिया। तो यह जो सारी प्रक्रिया थी कि आदि मानव एक जगह पर बीज बोता था, वहां पर फसल को उगने में टाइम लगता था, उसको वहां पर बाद में प्लांट्स को पानी भी देना पड़ता था, और जब अनाज उग कर तैयार हो जाता था तो फसल को काटना भी होता था। तो यह जो सारी प्रोसेस थी, क्योंकि इसकी वजह से आदि मानव को एक ही जगह पर रहना पड़ता था। जब तक अनाज रेडी न हो जाए तब तक उसको वहां पर वेट करना पड़ता था। तो इस प्रोसेस की वजह से, इस प्रक्रिया की वजह से भारत में आदि मानव के स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग अर्थन पॉट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। इसके अलावा जो आदि मानव थे, उन्होंने अनाज को संग्रह करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना भी शुरू कर दिया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मिट्टी के बने हुए बर्तन किस तरह के होते हैं। तो इस तरह के मिट्टी के बर्तन में वो अनाज को संग्रह करके रखा करते थे, क्योंकि खेती की शुरुआत तो हो चुकी थी। तो सारा क्रॉप जो रेडी होगा उसको कहीं ना कहीं तो वो संभाल कर रखेंगे। तो इस तरह के मिट्टी के बने हुए पोट्स में, मिट्टी के बने हुए बर्तनों में वे अनाज को संग्रह किया करते थे। एज द वॉन्डरिंग लाइफ केम टू एन एंड, देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन देयर फूड हैबिट्स, क्लोथ्स एंड शेल्टर। और खेती की शुरुआत के बाद जैसे जैसे आदि मानव का जो भटकता हुआ जीवन था उसका अंत आता है, जो भटकता हुआ जीवन था वो समाप्त होता है, उसके बाद उनकी फूड हैबिट्स यानी कि उनका जो भोजन खान पान हुआ करता था, उसके अलावा क्लोथ्स यानी कि जो उनके कपड़े या पहनावा हुआ करता था, और उनका शेल्टर यानी कि उनका जो आवास या निवास स्थान या जो घर हुआ करता था, उसमें भी बहुत बड़े बदलाव होते हैं। Along with wheat, barley, meat, they started eating fish and fruits found near their settlements. तो पहले से ही क्योंकि वे व्हीट, बार्ली और मीट का अपने भोजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। व्हीट आपको पता है, उसके अलावा बार्ली यानी कि जो जौ होता है, उसके अलावा मीट यानी कि जो शिकार करके मांस वो खाया करते थे। तो उसके साथ साथ जब वो नदी किनारे के क्षेत्रों में रहने लगे, तो जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो फिशिस उनको मिलती थी, तो मछलियों का भी वे उपयोग करने लग गए अपने खुराक के तौर पे। उसके साथ साथ जिस एरिया में वो रहते थे तो उनके आसपास जो फ्रूट्स उन्हें मिलते थे, तो इस तरह से व्हीट, बार्ली और मीट के अलावा मछली और जो फल उन्हें मिलते थे उसका भी वे भोजन के तौर पर इस्तेमाल करने लगे थे। ही लिव्ड इन हाउसेस मेड अप ऑफ मड, थेच एंड अदर सच मटीरियल्स। और शुरुआती समय में उनके जो घर थे वो मड यानी कि जो मिट्टी होती है
उसके अलावा थेच यानी कि जो घास होता है। तो इस तरह की कुछ सामग्रियों से वो अपना घर बनाया करते थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एक तरह की जो झोपड़ी होती है, उस तरह के घरों में वो शुरुआती समय में रहा करते थे। ही डिड एग्रीकल्चर। उसके अलावा वो वहां पर खेती भी करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो खेती करने के लिए वो काफी सारे औजारों का इस्तेमाल भी किया करते थे। ही मेड फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन विच इंक्लूडेड स्पेड, चीजल एंड सिकल। तो शुरुआती समय में तो खेती के लिए जो उनके औजार हुआ करते थे, वो भी पत्थर से बने हुए होते थे, स्टोन से बनाए गए हुए होते थे, जो कि कुछ इस तरह के हुआ करते थे। वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि हुआ करते था स्पेड। स्पेड यानी कि जो कुदाली या फावड़ा होता है। उसके अलावा चीजल यानी कि जो छेनी होती है। और सिकल यानी कि जो दरांती होता है। तो इस तरह से पत्थर और लकड़ियों से बने हुए जो औजार थे, वो खेती करने के लिए वे उपयोग किया करते थे। द फॉलोइंग टेबल शोज अस द प्लेसेस इन इंडिया वेयर ग्रेन्स, शेल्टर, वेपन्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड। तो यहाँ पर हमें एक टेबल या चार्ट दिया गया है, जिसमें कि इंडिया में कुछ ऐसे प्लेसेस को दर्शाया गया है कि जहां से हमें ग्रेन्स यानी कि जो अनाज होता है, उसके अलावा शेल्टर यानी कि जो उनका आवास, निवास स्थान या घर कह सकते हैं। उसके अलावा वेपन्स यानी कि जिन हथियारों का उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स यानी कि जो प्राणियों के अवशेष हमें मिले हैं, तो वो किन किन जगहों से पाए गए हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले है व्हीट, बार्ली, शीप, गोट और स्टोन इम्प्लीमेंट्स हमें कहाँ से मिले हैं। तो वो जगह है मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ में आप देखो, तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले जो फार्मिंग और पशुपालन की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी, तो उसके प्रमाण हमें मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। तो मेहरगढ़ से हमें काफी सारी चीजें मिली है, जैसे कि व्हीट और बार्ली। बार्ली यानी कि जो जौ होता है। उसके अलावा शीप और गोट, गोट यानी कि जो बकरियां होती है। और जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स थे, यानी कि जो पत्थर के औजार हुआ करते थे, जिससे वो खेती किया करते थे। उसके बाद है राइस एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। तो राइस के अलावा जो बोन्स ऑफ एनिमल्स यानी कि जो जानवरों की हड्डियां हुआ करती थी, वो हमें कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिली है। उसके बाद हम देखें तो राइस, शीप, गोट और स्टोन इम्प्लीमेंट्स हमें महागढ़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है, वहां से मिले हैं। फिर हम गुजरात की बात करें, तो यहाँ से हमें ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि जो इंसानों की बस्ती हुआ करती थी, काफी सारे घर एक ही जगह से मिले हैं। शायद वहां पर एक बस्ती में लोग इकट्ठा रहा करते होंगे। उसके अलावा राइनो यानी कि जो गेंडा होता है, उसके भी अवशेष मिले हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम यहाँ पर जो प्राणियों के अवशेष मिले हैं, उनकी भी जगहों की बात कर रहे हैं। तो गुजरात में जो लांघणज नाम की जगह है, वहां से हमें ह्यूमन सेटलमेंट और राइनो के अवशेष मिले हैं। उसके बाद हम बात करें तो व्हीट, लेंटिल, डॉग्स और पीट हाउसेस। तो व्हीट तो आपको पता है। लेंटिल यानी कि जो मसूर होता है, मसूर की दाल आप सबको पता है। उसके अलावा जो डॉग्स होते हैं। और पीट हाउसेस, पीट हाउसेस यानी कि जो गड्ढे वाले घर हुआ करते थे। तो ये हमें मिले हैं बुर्जहोम और गुफक्राल नाम की जगह से, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है। उसके बाद बफेलो, बुल और इम्प्लीमेंट्स के जो अवशेष हैं। बफेलो यानी कि जो भैंस होती है। उसके अलावा बुल यानी कि जो बैल होता है। और इम्प्लीमेंट्स यानी कि जो औजार हुआ करते थे, वो हमें चिरांद, बिहार से भी मिले हैं। यानी कि उन जगहों पर ये इस तरह के एनिमल्स को पाला करते थे। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड कैटल रेयरिंग फ्रॉम प्लेसेस लाइक बुर्जहोम, गुफक्राल, हुरांगी, मेहरगढ़, लांगणज एंड भीमबेटका, विच वर डिस्कवर्ड बाय अवर आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो ये जो काफी सारी जगहों के नाम हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन जगहों से हमें ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि मानवों की जो बस्ती हुआ करती थी, वहां पर लोग साथ में इकट्ठा रहा करते थे, काफी सारे घर हुआ करते हो। और उसके अलावा केटल रेयरिंग यानी कि जो पशुपालन की प्रवृत्ति वो किया करते थे, तो उसके प्रमाण हमें मिलते हैं बुर्जहोम, गुफक्राल, जो कि ये दोनों जगह कश्मीर में है। उसके अलावा हुरांगी, और हम मेहरगढ़ की बात करें तो जो कि पाकिस्तान में है। और लांघणज जो कि गुजरात में है। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इन सारी जगहों पर
आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी सारा सर्वे किया और उन्होंने डिस्कवर किया कि यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि जो मानवों की बस्ती थी वो हुआ करती थी, और केटल रेयरिंग यानी कि पशुपालन की प्रवृत्ति वो किया करते थे। From places such as Mehergarh and Inamgaon, we even get information about their houses and farming. तो ये जो काफी सारे इंडिया के प्लेसेस हमने देखे, उनमें से भी मेहरगढ़ और इनामगांव जैसी जो जगह है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से हमें उनके घर मिले हैं, जो प्रॉपर हाउसेस हुआ करते थे। और उसके अलावा इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वो वहां पर फार्मिंग किया करते थे। ये हम हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं कि भारत में जब सबसे पहले हमारे यहाँ के लोगों ने खेती की शुरुआत की थी, तो उसके प्रमाण हमें मिलते हैं मेहरगढ़ और इनाम गांव से। दे यूज टू ग्रो ग्रेन्स लाइक बार्ली एंड बाजरा। Sharp stone implements have been found from places like Mehergarh and Inamgaon. These might have been used for farming. और वे वहां पर किन क्रॉप्स की फार्मिंग किया करते थे? तो दे यूज टू ग्रो ग्रेन्स लाइक बार्ली एंड बाजरा। बार्ली यानी कि जो जौ होता है, जो जौ होता है, और बाजरा तो आप सबको पता है, बाजरे की रोटियां हमारे यहाँ खाई जाती है। उसके अलावा वहां पर काफी सारे शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, यानी कि जो पत्थर के बने हुए जो औजार हुआ करते थे। जैसे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो स्पेड, चीजल और जो सिकल होता है, ऐसे स्टोन इम्प्लीमेंट्स की बात की, तो इस तरह के औजार मेहरगढ़ और इनाम गांव से मिले हैं। और ये जो सारे औजार थे, वो डेफिनेटली उनके जो फार्मिंग का काम था उसके लिए यूज किए जाते थे, जो पत्थर के बने हुए औजार होते थे। मेहरगढ़ में बी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंशियंट इंडिया। और मेहरगढ़ को प्राचीन भारत का सबसे पुराना गांव माना जा सकता है, क्योंकि मेहरगढ़ में जो चीजें मिली है उनके प्रमाण सबसे पुराने हैं। शायद वहां पर जो खेती की शुरुआत हुई, वहां से जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिले, तो वो सबसे पुराने हुआ करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेहरगढ़ भारत का सबसे पुराना गांव हुआ करता था। यू सी मेहरगढ़ इन द मैप। फार्मिंग ऑफ बार्ली एंड व्हीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। तो मेहरगढ़ वर्तमान समय में हम देखें तो पाकिस्तान में है। और क्योंकि भारत में आजादी से पहले तो भारत और पाकिस्तान ये एक ही देश हुआ करते थे, तो ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो भारत के आसपास के जो सारे देश हैं, तो हम जो भारतीय संस्कृति की बात करें, तो प्राचीन भारत तो बहुत विशाल हुआ करता था। तो उस दृष्टिकोण से हम देखें तो भारत में सबसे पहले बार्ली और वीट की जो फार्मिंग होती है, उसकी शुरुआत भी मेहरगढ़ से ही हुई थी। दे रेयर्ड शीप एंड गोट, दे डिड फार्मिंग एंड स्टोर्ड ग्रेन्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड हियर, दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस, स्मॉल बार्न्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन दिस हाउसेस। तो यहाँ पर हम मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं। तो मेहरगढ़ में घर किस तरह के हुआ करते थे, वो यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो कि हजारों साल पुराने हैं, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा फाउंड किए गए हैं। और मेहरगढ़ से हमें प्रमाण मिलता है कि वहां पर वे शीप और गोट को पाला करते थे, और उसके साथ साथ वे वहां पर फार्मिंग यानी कि खेती भी करते थे। और खेती करने के बाद जो क्रॉप्स रेडी होता था, जो फसल इकट्ठा होती थी, उसको वो स्टोर करके, संग्रह करके भी रखा करते थे। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी शिप और गोट को तो पाला ही करते थे, तो इस तरह के कुछ एनिमल्स के भी वहां पर उनकी हड्डियां मिली है। और जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहा करते थे। रेक्टेंगुलर यानी कि जो समकोण या जो लंबचौरस घर हुआ करते थे। उसके अलावा उनके घरों में स्मॉल बांस भी देखी गई है। बांस यानी कि जो कोठार होता है, जो बखार होती है, या जो खलिहान होता है, उसे भी हम बांस कह सकते हैं। कि जिस खलिहान में या जिस बखार में, जिनमें कि पशुओं को या तो रखा जा सकता है, या फिर खेती के औजार रखे जा सकते हो, या फिर जो कटी हुई फसल होती है उसको भी हम अक्सर इस तरह के कोठार में रखते हैं। तो जो कोठार या बखार या जो खलिहान होता है, तो उसके भी प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिले हैं।
According to the evidences found in Mehergarh, they honored the dead by burying them. और मेहरगढ़ में हमें जो प्रमाण मिले हैं, जो साक्ष्य या जो सबूत मिले हैं, उससे हमें पता चलता है कि वहां पर जो मृतक होते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उन्हें सम्मान पूर्वक दफनाया जाता था। बरी करना यानी कि जो दफनाना होता है। आज के समय में हम देखें तो भारत में भी मृत्यु के बाद इंसान की जो अंतिम विधि होती है, वो अलग अलग संस्कृति के हिसाब से अलग अलग तरीके से की जाती है। पर मेहरगढ़ की बात करें तो सबसे पहले जो भारत का सबसे पुराना गांव था, वहां पर कुछ इस तरह की व्यवस्था थी कि जिनकी भी डेथ हो जाती थी, उन्हें सम्मान पूर्वक दफना दिया जाता था। मेनी सच एविडेंसेस हैव बीन फाउंड हियर। एविडेंस हैज बीन फाउंड एट वन प्लेस that goat was also buried along with men. This suggests their belief that there is life after death also. तो लोगों को दफनाने के तो काफी सारे प्रमाण हमें मेहरगढ़ में मिले हैं, लेकिन एक जगह पर हमें इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि इंसान के साथ साथ वहां पर गोट यानी कि बकरी को भी दफनाया गया है। और इस बात से हमें पता चलता है कि उनकी जो मान्यता थी, उनकी जो बिलीफ थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन हुआ करता है। यानी कि उनको लगता था कि मरने के बाद इंसान की नई जिंदगी शुरू होती है, वे एक नई दुनिया में जाते हैं, वहां पर नए सिरे से उनके जीवन की शुरुआत होती है। और आपको भी ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो मेहरगढ़ के लोग थे, ये मृतक इंसान के साथ साथ जो बकरी को दफनाया करते थे, उसके पीछे उनकी मान्यता ये थी कि मृत्यु के बाद इंसान की जब और लाइफ शुरू होती है, तो उस वक्त उसको भोजन की कमी ना हो, उसको भूख लगेगी तो वहां पर भी उसको खाना चाहिए होगा। तो मृत्यु के बाद भी नया जो जीवन शुरू होता है, वहां पर उसको भोजन की कमी ना हो, उसको खाना मिलता रहे, इस तरह के आशा और विश्वास के साथ वे डेड इंसान के साथ, मृत व्यक्ति के साथ बकरियों को भी दफनाया करते थे। यानी कि मृत्यु के बाद जो जीवन होता है, उसके बारे में उनकी जो बिलीफ थी, उनकी जो मान्यता थी, वो बहुत ज्यादा दृढ़ हुआ करती थी। इन द सेम वे a place named Inamgaon has been found in Maharashtra, from where remains of dead bodies of children have been found. They lived in round-shaped houses, reared cattle, and did farming of bajra and barley. तो मेहरगढ़ की तरह ही हम इनाम गांव की बात करें तो भारत में महाराष्ट्र राज्य में इनाम गांव नाम की एक जगह मिली है, जहां से हमें बच्चों के शवों के अवशेष मिले हैं। यानी कि जो बच्चों की डेड बॉडीज हुआ करती थी, उनके अवशेष वर्तमान समय में भी हमें प्राप्त हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली इनाम गांव में भी लोगों को दफनाने की विधि अपनाई जाती थी, जैसा कि आप यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ जगह हुआ करती थी कि जहां पर जो डेड बॉडीज होती थी, जो मृत व्यक्ति होते थे, उनको दफनाया जाता था। तो भारत में जो अभी हम अग्नि संस्कार की जो अंतिम विधि देखते हैं, शायद इसकी शुरुआत बहुत बाद में हुई हो। शुरुआती समय के जो लोग थे या शुरुआती समय के जो गांव थे, वहां पर हमें यही व्यवस्था देखने को मिलती है कि मृत्यु के बाद इंसानों को वहां पर दफना दिया जाता था। उसके अलावा दे लिव्ड इन राउंड शेप्ड हाउसेस, तो वो गोल आकार के घरों में रहा करते थे। जैसे कि मेहरगढ़ में लोग रेक्टेंगुलर या जो लंबचौरस आकार के घरों में रहा करते थे, इसी तरह से इनाम गांव में लोग गोल आकार के घरों में राउंड शेप्ड हाउसेस में रहा करते थे। दे रेड केटल एंड डिड फार्मिंग, तो वो पशुपालन भी करते थे। इनाम गांव से भी हमें इस बात के प्रूफ मिले हैं कि वो लोग भी वहां पर पशुपालन करते थे, उसके साथ साथ वो फार्मिंग यानी कि खेती भी करते थे। और मेहरगढ़ की ही तरह इनाम गांव में भी शुरुआती समय में बाजरा और बार्ली की खेती की जाती थी, यानी कि वह बाजरा और जव की खेती किया करते थे। आप यहाँ पर जो सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, ये कुछ मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं जो कि इनाम गांव से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं। अगर आपको और जानना हो इन सारी जगहों के बारे में, तो आप इंटरनेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। पर फिलहाल जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बरियल साइट हुआ करती थी, जहां पर लोगों को दफनाया जाता था,
और जो वहां से मिट्टी के बर्तन, इनाम गांव में जो जगह है वहां पर जो हजारों साल पहले लोग मिट्टी के बर्तन यूज किया करते थे, वो कुछ इस तरह के हुआ करते थे जो कि हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 2 जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल्ड लाइफ, यह यूनिट ओवर होता है। आई होप इस चैप्टर में आपको प्रिमिटिव मैन यानी कि आदि मानव के जीवन की शुरुआत से लेकर धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से औजार बनाना, हथियार बनाना, पशुपालन की प्रवृत्ति, खेती की प्रवृत्ति, उसके अलावा उनके फूड, शेल्टर और क्लोथिंग में, उनके भोजन में, उनके पहनावे में और उनके निवास स्थान में, घर में किस तरह के चेंजेस आए, वो सारी बात आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।